चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और डायरेक्टली दोस्तों मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर बताते रहूंगा, तो आप इन प्रश्नों के आंसर्स को याद कर लीजिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर दोस्तों लद्दाख में शुरू किया गया। कहां पे? लद्दाख में। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? देखिए, भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। क्या है? राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु इसको क्या किया जाता है? समाप्त किया जा सकता है। अगर प्रश्न होता इनमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इतना होता तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो न्यायालय निम्न में से दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख रिट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। और दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिटें दायर होती हैं, ये 5 की 5 प्रकार की आप रिटें याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने की संभावनाएं है। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और भारतीय संविधान का हृदय भी दोस्तों आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था यानी कि रेगुलेटरी कमीशन निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो आपका जो सेबी है दोस्तों, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है? आपका एक नियामक संस्था है। क्या है? सेबी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZD दोस्तों जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 ZD। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण से, अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा से, बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा से, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से? तो 124वां संविधान संशोधन जो दोस्तों अधिनियम था, यह संबंधित है ईडब्ल्यूएस से, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है। और अगर संवैधानिक संशोधन पूछेगा तो ये था कौन सा दोस्तों? 103वां संवैधानिक संशोधन। 103वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जिसके तहत हमारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लिए 10% आरक्षण प्रावधान किया गया था, जिसे हम दोस्तों ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी कहते हैं। और इसके बाद में दोस्तों एक 104वां संविधान संशोधन था, वो भी आपको याद रखना है, जो कि आपका एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त करने से संबंधित था। ठीक है, इसमें SC ST के आरक्षण को बढ़ाया गया था और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन के तहत है। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर पूछा जाता आपसे कि 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित थी 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि नगर निकायों से संबंधित थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम दोस्तों कैग बोलते हैं, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में पढ़ते हैं, अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, या फिर भारत की संसद को? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, और जीएसटी को भारत में कब से लागू किया गया था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को भारत में लागू किया गया था, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था? तो नीति आयोग के सतत विकास एवं लक्ष्य सूचकांक 2021 में दोस्तों भारत के केरल राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था। कौन से राज्य को? केरल राज्य को क्या मिला था? सर्वोच्च स्थान मिला था सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के आधार पर। तो दोस्तों आप ना ये करंट अफेयर्स का लेवल देखिए कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स है, बिल्कुल बेसिक से करंट अफेयर्स हैं। अगर आपको सामान्य सी समझ भी है तो आप एग्जाम में प्रश्नों को कर सकते हैं। तो करंट अफेयर भी आपको बिल्कुल बेसिक सा तैयार करके जाना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11वां हमारा प्रश्न है, सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था?
संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करना, सरकारी व्यय की कार्यदक्षता का मूल्यांकन करना, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना, या फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करना। तो सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था दोस्तों क्या, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 एचडीआर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों विश्व में भारत का जो मानव विकास सूचकांक था वह कितना था, 131 था। कितना था दोस्तों, 131 था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था। तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों जो आपका खाद्यान्न का लक्ष्य था वो था 301 मिलियन टन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं दोस्तों यह मौद्रिक नीति की विशेषता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य मिशन दोस्तों शुरू किया गया था आपका 2007-8 में। कब शुरू किया गया था, 2007-8 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी। तो तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए दोस्तों भारत की जो गरीबी दर थी वो थी 21.92%। कितनी, 21.92%। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, भारत में या निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट दोस्तों ए से आपको याद रखना, ए यानी कि पहले आता है। तो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है दोस्तों, एंथ्रासाइट आपका कोयला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की फसल के लिए दोस्तों काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04%। ठीक है, भारत की साक्षरता दर। और उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी थी, 78.82% थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य केंद्रीय क्षेप जिसे दोस्तों हम एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी बोलते हैं, यह किसको किसको पृथक करता है। तो एमसीटी दोस्तों आपका वृहत हिमालय को लघु या फिर मध्य हिमालय से पृथक करने का काम करता है एमसीटी। ठीक है, एक होता है दोस्तों एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो कि दोस्तों आपका लघु हिमालय को या आप कह सकते हैं मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ बेसिक से प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। एक ऐसे होता है एचएफएफ हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट, जो कि शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी क्षेत्रों से अलग करता है। तो जो हिमालय का विभाजन है दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था इसमें से कौन सी है दोस्तों, तो आपको बताइए जो भारत का निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324 के तहत दोस्तों यह क्या है, संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। गोदावरी के, कावेरी के, नर्मदा के या फिर ताप्ती के। तो जो एलियाबेट द्वीप है दोस्तों यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर या मुहाने पर यह स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि लिंगानुपात। भारत के लिंगानुपात की बात की गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, 940 था, यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी थी, 940 थी। और वहीं उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछेगा तो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 963 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय यमुना और काली नदियों के मध्य में स्थित है। नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है। या असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य में स्थित है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा जुड़ा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि नेपाल हिमालय दोस्तों रावी नहीं, कौन सी नदी, काली और तीस्ता नदी के मध्य में हमारा क्या स्थित है, नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदी के मध्य में। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय है। यमुना और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, हमारा कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के मध्य में हमारा कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में हमारा असम हिमालय है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ से भी एक प्रश्न बनने के चांसेस जो रहते हैं दोस्तों, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। ठीक है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है। ठीक है,
बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जेलेपला दर्रा दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। तो सभी दर्रे याद रखने हैं। जोजिला कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मोलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड में है। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और जेनेपला कहाँ है दोस्तों? यह आपका सिक्किम में यह दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपसे पूछा जा रहा है, तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में यानी कि यहाँ से यहाँ के क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर से आप हिमाचल प्रदेश में आते हैं, फिर आप उत्तराखंड में आते हैं, फिर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, फिर आप सिक्किम में जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए, नहीं फिर उत्तराखंड के बाद में आप सिक्किम में जाएंगे, सिक्किम के बाद में आप फिर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 5 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो श्रृंखला है आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों नंदा देवी पर्वत श्रृंखला। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह चमोली जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आप देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या फिर टिहरी गढ़वाल। तो उत्तराखंड के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तरकाशी जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर ऑप्शन में चमोली होता दोस्तों तो आपको चमोली सही करना था, क्योंकि चमोली का क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। और यह प्रश्न दोस्तों ना 3 से 4 बार देखना, इसी एग्जाम पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल आपको बताइए 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो पिंडर दोस्तों कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। पिंडर को कर्णगंगा भी कहा जाता है और कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम स्थल पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम दोस्तों देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम दोस्तों रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पश्चिमी द्वारीगंगा का संगम या विष्णुगंगा का संगम दोस्तों आपका विष्णुप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, HFT बोलते हैं इसे, HFF भी बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट भी बोलते हैं, यह किस हिमालय के मध्य में स्थित है? तो थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में दोस्तों आपका जो आपका HFF, ठीक है, हाँ HFF जो आपका है दोस्तों, यह शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के मध्य में स्थित है, ठीक है। एक होता है MCT, मैंने आपको बता दिया था, MCT बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, फिर आता है MBT जो कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में होता है, और यह है दोस्तों HFT, ठीक है, जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्र और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 1 से 11 के मध्य में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर ये रही थी दोस्तों आपकी 19.17%, ठीक है। कहीं कहीं आपको किताबों में 18.80% भी देखने को मिलेगा। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो हमारी 10 की वृद्धि दर थी उत्तराखंड राज्य की होती है 18.80%, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इसका नियरेस्ट ऑप्शन 19.17% है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपने जो आंसर पढ़ा होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि उसका जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन के नियरेस्ट वाला ऑप्शन आपको वहां पर सही करना होता है, ठीक है। तो इसलिए वैसे प्रश्नों को छोड़ के ना आए यार कि इसमें आंसर ही सही नहीं दे रखा है, तो उसमें जो नियरेस्ट आंसर आपको लग रहा है आप उसको लगा के आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती है। तो नियरेस्ट आंसर को सही होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है दोस्तों? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है दोस्तों आपका देहरादून, और सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? वो है बागेश्वर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों आपकी बेतवा नदी पर स्थित है, और यह माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम के आधार पर आधारित नहीं है? जोशी, छिमवाल, कपोली या फिर सनवाल। तो जोशी दोस्तों ब्राह्मणों की एक ऐसी उपजाति है जो कि स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? देखिए जौनसारी भी है, थारू भी है, बुक्सा भी है, तो कौन सी नहीं है? बैगा जनजाति दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो उत्तराखंड के जनमानस पर दोस्तों सर्वाधिक व्यापक जो प्रभाव है वह किस संप्रदाय का पड़ा है? वैष्णव, शैव या शाक्त? तो दोस्तों शैव और शाक्त संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के जनमानस पर पड़ा है, ठीक है। किसका? शैव और शाक्त संप्रदाय का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? देखिए दोस्तों हारू लोक गाथा है, जागर भी लोक गाथा है, रमोला भी लोक गाथा है, तो कौन सी नहीं है? लाड़ी साहब की एक लोक गाथा नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? तो हिल यात्रा का आयोजन दोस्तों पिथौरागढ़ में किया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहां पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो नेटवाड़ उत्तरकाशी में दोस्तों यहाँ पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। दुर्योधन का एक मंदिर भी दोस्तों नेटवाड़ उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर या फिर शक? तो इसमें से दोस्तों आपकी जो शक जनजाति है या शक जाति है, इसकी जो गणना है हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती, जबकि गंधर्व, यक्ष और किन्नर की जाती है। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और उसकी राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों हमारे पौरव राजवंश और उसकी राजधानी ब्रह्मपुर का हमें तालेश्वर ताम्रपत्र में पता चलता है। ठीक है, अल्मोड़ा के तालेश्वर से यह ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, वाई के गुप्ते के द्वारा यह ताम्रपत्र खोजे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सूची में आपको सम्मिलित करना है। आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों देहरादून में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। बीएचईएल, ठीक है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो दोस्तों जो है ये आपका हरिद्वार में स्थित है। और पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था दोस्तों? था बालो कल्याण चंद। कौन था? बालो कल्याण चंद। वैसे भीष्मचंद ने सबसे पहले अल्मोड़ा को बसाने की सोची थी दोस्तों। भीष्मचंद ने ही वहां पे खगमरा कोट का किला बनाया था, लेकिन भीष्मचंद ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा वैसे अल्मोड़ा का संस्थापक हम लोग भीष्मचंद पढ़ते हैं। बहुत जगह पे आपने भीष्मचंद पढ़ा होगा, क्योंकि भीष्मचंद के द्वारा ही दोस्तों आपका किला बनाया जाता है, खगमरा कोट का किला जिसे हम बोलते हैं, आलमनगर का किला भी हम जिसे बोलते हैं। लेकिन भीष्मचंद ऑप्शन में नहीं है, तो उसका नियरेस्ट कौन है? क्योंकि भीष्मचंद के बाद में उसके पुत्र बालो कल्याण चंद ने चंद्र राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिको ने 1658 में दोस्तों पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। ठीक है, सुलेमान सिको। ठीक है, और गढ़वाली शैली का जो विकास होता है वो अभी इसी के समय से होता है। सुलेमान सिको अपने साथ में चित्रकारों को लेकर आते हैं और वहां से हमारी फिर गढ़वाली शैली का शुरुआत मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो पांडुकेश्वर, पलेठी, कालसी या फिर तालेश्वर? तो ऐसे दोस्तों हर स्थान से हमें कुछ ना कुछ मिला है, मतलब ताम्रपत्र मिले हैं, मिली पांडुकेश्वर से हो गया, पलेठी से हो गया, तालेश्वर से। लेकिन कालसी से हमें क्या मिला है? शिलालेख मिला है। किसका शिलालेख मिला है? अशोक का शिलालेख मिला है। ठीक है, कहां से? कालसी। कालसी देहरादून से हमें अशोक का शिलालेख मिला हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुमाऊं राजवंश के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद राजवंश का दोस्तों अंतिम शासक था कौन दोस्तों? महेंद्र चंद, 61वां शासक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूंठ भूमि का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मंदिरों को प्रदत्त जो भूमि होती थी उसे दोस्तों गूंठ भूमि कहा जाता है, मंदिरों को प्रदत्त भूमि। अगला है प्रश्न दोस्तों, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? एटकिंसन। कौन है? एटकिंसन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना दोस्तों किससे संबंधित है? पर्यटन से यह संबंधित है। इसका नाम ही पूरा यही है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही थी? ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी 2018-19 में, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद है उसकी प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही थी। किसकी? हरिद्वार जनपद की। ठीक है, अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, खिरसू पौड़ी गढ़वाल में, औली चमोली में, कौसानी पिथौरागढ़ में, शीतला खेत अल्मोड़ा। देखिए खिरसू पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल सही है, औली चमोली में स्थित है बिल्कुल सही है, शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है बिल्कुल सही। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कौसानी पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, कौसानी हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है और गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? देखिए उत्तराखंड का क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों कि 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। कहीं कहीं आप 18वां स्थान भी पढ़ेंगे, तो 18वां और 19वां से कौन ऑप्शन में है? 19वां। ठीक है, अगर 19वां ऑप्शन में नहीं होता 18वां होता तो फिर आप वहां पे 18वें को सही आंसर करते। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आपको नियरेस्ट ऑप्शन सही करने हैं। ठीक है, नियरेस्ट ऑप्शन अगर आप सही करते हैं तो वहां पर आपके क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी वो प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें आपको नियरेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना
चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो उत्तराखंड का राज्य का लिंगानुपात कितना था दोस्तों, 963 था। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना, 963। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, नीचे लिखे गए नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो नेपाली राजा का नाम जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था, वह कौन था दोस्तों, वो था अशोक चल्ल। कौन था, अशोक चल्ल था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछते जाते हैं। अशोक चल से हो गया, क्रांचल देव से हो गया, तो ये वाले टॉपिक भी आपको अपने करते हुए चलने। वैसे सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास वाली सीरीज में कराई हुई है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप देखिए उत्तराखंड के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो सब हमारा दोस्तों आप एप्लीकेशन से एक बैच ले सकते हैं, उत्तराखंड का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बैच। ठीक है, उत्तराखंड के 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों उसमें आपको मिल जाएंगे। ऐसे हिंदी का भी एक टॉपिक वाइज बैच है, जिससे आप दोस्तों अगर जैसे आप बुक से किताबें क्वेश्चन को पढ़ लें या नोट्स को पढ़ लें अपने, तो उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए वो आपका एक बेस्ट सोर्स है। तो अगर आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो 1972 से वैसे इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1974 में मेनली यह चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रणेता कहा जाती है और यह चमोली से दोस्तों शुरू हुआ था। ठीक है, चमोली में रैणी के जंगलों से या रैणी जंगल से हमारी इसकी शुरुआत मानी जाती है, ऋषि गंगा घाटी से। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या 2000 वाले जनपद कौन से। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, हरिद्वार की है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, रुद्रप्रयाग की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद दोस्तों रुद्रप्रयाग है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी। तो 17 नवंबर 1960 के दोस्तों भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो यह प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों 27 मार्च 2016 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हरीश रावत की दोस्तों इस टाइम पे सरकार थी। 27 मार्च से लेकर 12 मई तक यह राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, अगले हमारे प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू कर दी थी। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर श्री ट्रेल ने, आपको बताइए कि सबसे पहले ट्रेल ने 1819 में पटवारी के पदों का सृजन किया था। ठीक है, तो ट्रेल के द्वारा ही दोस्तों 1819 में पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन इसने कुछ काफी कम क्षेत्र में किया था, इस कारण इसे जनक नाम से सिर्फ जाना जाता है। वहीं अगर पूछा जाता है कि राजस्व पुलिस का जन्मदाता कौन था, तो वो था हेनरी रैमजे। 1874 में उसने संपूर्ण उत्तराखंड का जो भूभाग था वहां पर राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या दोस्तों 70, जिसमें से 13 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखी गई हैं और 2 सीटें यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति पूछा गया तो जाति हेतु 13 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगर प्रश्न पूछा था कि कितनी कुल सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 15 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों, 13 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय दोस्तों 1840 में कहाँ बन गया था, पौड़ी गढ़वाल, सॉरी ब्रिटिश गढ़वाल, हाँ 1840 में इसका मुख्यालय कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में बन गया था। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है 1839 में और उसके 1839 में ही पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना के बाद में दोस्तों जो ब्रिटिश गढ़वाल था इसका मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। कब, 1840 में। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त का आयोग का गठन दोस्तों कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 2018-19 में दोस्तों अटल न्यू इंडिया चैलेंज को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो उत्तराखंड में दोस्तों ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। कहाँ पे, हल्द्वानी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1897 में दोस्तों नैनीताल में राजभवन की स्थापना की गई थी। 23 अप्रैल 1897 की या 27 अप्रैल 1897 को यहाँ पर राजभवन की स्थापना की गई थी। और यह राजभवन बन के कब तैयार हुआ था, 1900 में बनकर दोस्तों यह राजभवन तैयार हुआ था और सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा यह राजभवन इसका निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है और स्टीवेंस इसके क्या थे, वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों
कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 31 मार्च 1976 को दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब? 31 मार्च 1976 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों टोटल जाति और जनजाति का मिला के 21 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, जिसमें से 18.76% क्या था दोस्तों? अनुसूचित जाति यानी कि एससी का था, ठीक है, और एसटी का था 2.44% के आसपास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ठीक है, तो स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी दोस्तों प्रस्तावित की गई थी 1972 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट आंसर की में इसका आंसर 1968 था, ठीक है, शायद फिर सेकंड आंसर की में इसका आंसर 1972 हो गया था, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1972, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है? तो यह दोस्तों टोटली गलत था। वनों के अंतर्गत अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 24,300 कुछ किलोमीटर है, 5 या 7 के आसपास में है। फिर अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में 34,000 या इसके आसपास में कोई वाला ऑप्शन भी सुमेलित नहीं था, या क्वेश्चन शायद आपका डिलीट हो गया था बाद में, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं 24,305 या 7 के आसपास में है, ठीक है, अभी वर्तमान में वनों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि 45.45% भाग पर उत्तराखंड में क्या है? वन है। अगला प्रश्न है, झिरोली बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो झिरोली बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से दोस्तों मैग्नेसाइट खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो सेलाकुई में दोस्तों स्थित है सगंध पादप केंद्र CAP। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो साक्षरता दोस्तों पुरुष, देखिए साक्षरता के अकॉर्डिंग सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा? आपका देहरादून है, ठीक है, और सबसे कम साक्षर जनपद कौन सा दोस्तों? वो है आपका उधम सिंह नगर जनपद, ठीक है। अब यहाँ पे महिला साक्षरता की बात की गई है, तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है दोस्तों? वह है देहरादून की। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता कहाँ की दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद की आपकी न्यूनतम साक्षरता है, ठीक है, महिलाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH कब प्रतिबंधित किया जाता? नहीं, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रतिबंधित किया जाता है। किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा, जिला ग्रामीण विकास अधिग्रहण द्वारा, पर्वतीय विकास जन समिति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय के लिए दोस्तों उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट आपका ULIPH यह उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के द्वारा यह दोस्तों यह प्रतिबंधित किया जाता है। अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को आपको दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों देखिए उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है, चमोली होता तो चमोली होता। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? चंपावत है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों हरिद्वार है, और अधिकतम साक्षरता वाला जिला दोस्तों आपका क्या है? देहरादून है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। देहरादून की साक्षरता दोस्तों क्या है आपका? सर्वाधिक, और सबसे कम साक्षरता आपकी उधम सिंह नगर जनपद की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी दोस्तों जो पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी हरिद्वार की है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून की है, और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की है। अगले प्रश्न की बात कर, आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका 3, 4, 2, 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य घरेलू या सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो दोस्तों आपका आंसर था वो था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आंसर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि उत्तराखंड, शायद ये क्वेश्चन भी बाद में डिलीट कर दिया गया था, कि कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019-20 के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में होता है दोस्तों, वानिकी और लट्ठा बनाना भी होता ही है, खनन और उत्खनन भी वैसे माना ही जाता है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि में, ठीक है, वैसे प्राथमिक क्षेत्र में कहीं कहीं आप देखेंगे खनन और उत्खनन नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है, लेकिन अब ये आंकलन 2019-20 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर इसमें से कोई नहीं आंसर दिया गया था। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों 15 अगस्त 2014 से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना को शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फिरोमोन्स किसका उदाहरण है दोस्तों? तो फिरोमोन्स से है दोस्तों यह आपका बाह्य हार्मोन का उदाहरण है। किसका? बाह्य हार्मोन का, ठीक है। अगला है आइसोटोनिक घोलों में
समान होते हैं उनके क्या परासरण दाब समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आपका आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु थी दोस्तों आपको क्या, डॉली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, जबकि एसिटाल्डिहाइड भी है, फॉर्मेल्डिहाइड भी और डाइक्लोरोमीथेन भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जावा आपकी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा आपकी एक लैंग्वेज है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज आपका विंडो 11 आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डायोड का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो एसी को डीसी में चेंज करने में मुख्यतः डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को या एक दिश धारा या दिश धारा में बदलने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक दोस्तों आपका क्या है, लाइकेंस यानी कि शैवाल। अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट कौन उत्सर्जित करता है? तो यूरिक अम्ल नामक दोस्तों जो नत्रजनीय अपशिष्ट है, यह पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किसान की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो किसान की वर्धा योजना भी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो अगर पत्ती में 16 गुणसूत्र है दोस्तों, तो इसके भ्रूण पोष में दोस्तों आपके 8 गुणसूत्र होंगे। कितने? 8। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था? तो विलियम वेंडरबर्न दोस्तों एओ ह्यूम की जीवनी का लेखक था, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, तो तीन कठिया जो अनुबंध है दोस्तों, यह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, गांधी जी के द्वारा इसकी सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, 16वें प्रवासी दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस है, यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और प्रश्न पूछा गया कि 16वें प्रवासी दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये 16वें प्रवासी दिवस की थीम थी। ठीक है, जो कि आपका 2022 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 या सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो सन 2020 के लिए दोस्तों हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किसको? अनामिका को। इसको अनामिका को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार। और दोस्तों जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली हो गया, जैसे पांडिचेरी हो गया, तो यहाँ के आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हुए लोग हैं उनके आपको नाम याद है। जैसे एक बार शायद लद्दाख के राज्यपाल, उपराज्यपाल या राज्यपाल के बारे में पूछ लिया गया था, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? अभी हैं विनय कुमार जी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे अनिल बैजल जी थे, लेकिन वर्तमान में विनय कुमार जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 2020-21 के लिए दोस्तों फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया था उदय शंकर जी को। ठीक है, वर्तमान में भी यही क्या है, फिक्की के अध्यक्ष है कौन? उदय शंकर जी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? तो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों किसने? सुमित अंतिल ने। अगला प्रश्न है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? तो 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में दोस्तों कहाँ? पुणे में आयोजित किया गया था। यह सारे दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता दोस्तों संबंधित है कहां से? फिलीपींस और रूस से। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि आपका कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता दोस्तों कौन है? तो ये थी अदिति महेश्वरी। ठीक है, अदिति महेश्वरी। और आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में विद्युत तार का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये सभी 100 के 100 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन प्रश्नों को आपको डायरेक्टली याद रखना है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रश्नों को दोस्तों आपको बार बार प्रैक्टिस भी करते हुए चलनी है। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले पार्ट अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। हमारी दोस्तों उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलती है, पोस्टमार्टम क्लासेज, जिसमें हमारे 115 पार्ट्स दोस्तों हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख
देख लीजिएगा। हिंदी दोस्तों हमारी पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है, हिंदी में भी आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रहा हूँ, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ना आपको एक तो 10 पता चलता है कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको सोचना है, यह सारी चीजें आपको वहीं से क्लियर होती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।